नमस्कार। आज हम जिस विश्लेषण में उतरने वाले हैं वो अमेरिका के सबसे खौफनाक आपराधिक इतिहास की एक डार्क सिनेमैटिक ऑटोप्सी है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने न सिर्फ एक छोटे से शांत शहर को हिलाकर रख दिया बल्कि आधुनिक अपराध विज्ञान यानी क्रिमिनोलॉजी को गहराई से बदल दिया। इस क्लिनिकल ऑटोप्सी के जरिए हम द बुचर ऑफ प्लेनफील्ड की उस डार्क साइकोलॉजी को समझेंगे जिसने सच और पागलपन के बीच की हर बाउंड्री को पूरी तरह से मिटा दिया था। चलिए शुरू करते हैं। तो इस डॉकेट को देख लेते हैं जिसमें हमारा आज का एजेंडा है। पहला, द प्लेनफील्ड हाउस ऑफ हॉरर्स। दूसरा, डेविएंट क्रिमिनल साइकोलॉजी की जड़ें। तीसरा, पागलपन यानी मैडनेस में उसका स्लो डिसेंट। चौथा, क्लिनिकल डायग्नोसिस और इंसैनिटी। और अंत में देखेंगे हॉरर जॉनर का नया रूप। सीधे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द प्लेनफील्ड हाउस ऑफ हॉरर्स। तारीख थी 16 नवंबर 1957। सोचिए, विस्कॉन्सिन का एक छोटा सा रूरल शहर प्लेनफील्ड। यहाँ सिर्फ 700 लोग रहते थे और क्राइम रेट प्रैक्टिकली जीरो था। सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन 16 नवंबर 1957 की शाम सब कुछ बदल गया। डेप्यूटी फ्रैंक वार्डन जब अपनी माँ के हार्डवेयर स्टोर पहुंचे तो उन्हें स्टोर बिल्कुल खाली मिला। फर्श पर ताज़े खून के निशान थे और एक .22 कैलिबर की गन वहां से गायब थी। जब लॉगबुक चेक की गई तो आखिरी एंट्री एंटी फ्रीज खरीदने की थी जो हैंडीमैन एड गेन ने लिखवाई थी। बस यही वो अहम सुराग था जिसके आधार पर शेरिफ आर्टर श्ले और वार्डन एड गेन के उस अनलिट अंधेरे फार्म हाउस में दाखिल हुए। एक रूटीन मिसिंग पर्सन्स चेक अब एक नाइटमेरिश डिस्कवरी में बदलने वाला था। फार्म हाउस के अंदर कदम रखते ही हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि शेरिफ शाइली फिजिकली बीमार पड़ गए। उन्हें उल्टी आने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स को जिस चीज का सामना करना पड़ा उसने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया। उनका मानना था कि वो जैसे किसी नरक की गली में खड़े हैं। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसने 1950s के दशक की रूरल पुलिसिंग और उनकी सारी ट्रेनिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। क्योंकि अंदर का नज़ारा किसी क्राइम सीन जैसा नहीं बल्कि किसी भयानक सपने जैसा था। बिस्तर के चारों कोनों पर इंसानी खोपड़ियां यानी स्कल सजी हुई थीं। घर का आम फर्नीचर और यहाँ तक कि कपड़े इंसानी खाल से बनाए गए थे। वहाँ एक फेस मास्क मिला जो 1954 में गायब हुई टैवर्न ओनर मैरी होगन का था। और किचन में स्टोव पर इंसानी रिमेन्स उबल रहे थे और फ्रिज में महिलाओं के अवशेष रखे हुए थे। मिड सेंचुरी फॉरेंसिक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये सबूत बिल्कुल अनइमेजिनेबल थे। लेकिन इन सब में सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी एक वुमेन सूट। ये कोई आम कपड़ा नहीं था। ये अलग अलग महिलाओं की खाल को सिलकर बनाया गया एक पूरा सूट था जिसका डरावना मकसद खुद एक महिला का रूप धारण करना था। ये सिर्फ एक ग्रूसम आर्टिफैक्ट नहीं था बल्कि ये पहला फिजिकल क्लू था जो किसी के दिमाग में हुए एक सिवियर साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर की तरफ इशारा कर रहा था। सेक्शन 2, रूट्स ऑफ डेविएंट क्रिमिनल साइकोलॉजी। एक बिल्कुल अलग थलग बचपन। अब सवाल उठता है, ऐसी क्रिमिनल साइकोलॉजी पनपी कहाँ से? इस डिविएंट बिहेवियर के रूट्स उसके बचपन के डीप ट्रॉमा में छुपे हैं। एक तरफ एड की माँ ऑगस्टा गेन का रिलीजियस फैनेटिसिज्म था। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया इम्प्योर है, सेक्स एक पाप है और इसीलिए उन्होंने परिवार को सुनसान फार्म हाउस में फिजिकली आइसोलेट कर दिया। दूसरी तरफ एड की रियल लाइफ थी। अगर वो किसी लड़की से बात भी करता तो उसे मर्सीलेसली पनिश किया जाता। स्कूल में वो एलियनेट हो चुका था, लोग उसे बुली करते थे और 8वीं क्लास के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। इस आइसोलेशन ने उसकी मानसिकता को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। ये ट्रेजेडी समय के साथ और गहरी होती गई, एक एस्केलेटिंग टाइमलाइन की तरह। 1940 में उसके अल्कोहलिक पिता जॉर्ज गेन का निधन हो गया। फिर 1944 में एक ब्रश फायर के दौरान उसके भाई हेनरी की बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई और आखिरकार 1945 में एक सडन स्ट्रोक से माँ ऑगस्टा की भी मौत हो गई। एक एक करके पूरा परिवार खत्म हो गया और उस सुनसान फार्म हाउस में बच गया सिर्फ अकेला एड। यहाँ एज अ क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान देने वाली है, 1944 की वो फोरेंसिक फेलियर। हेनरी गेन की मौत का कारण सफोकेशन बताया गया जबकि उसके सर पर गहरी और अनएक्सप्लेन्ड चोटें थीं। इसके बावजूद कोई ऑटोप्सी परफॉर्म नहीं की गई। रूरल पुलिसिंग की इस प्रोसीजरल एरर ने एक ऐसी भूल की जिसकी वजह से शायद एक फ्रैटरसाइड यानी एक भाई द्वारा अपने ही भाई का मर्डर बिल्कुल छिप गया। अगर तभी ठीक से जांच होती तो शायद आगे की त्रासदी रोकी जा सकती थी।
सेक्शन 3, अ स्लो डिसेंट इनटू मैडनेस, अकेलापन और एक जानलेवा जुनून। माँ की मौत के बाद पूरे 1 दशक तक एड एब्सोल्यूट आइसोलेशन में रहा। उसने माँ के प्रिस्टीन कमरों को बिल्कुल सील कर दिया और खुद एक छोटी सी जगह में रहने लगा। अपना वक्त वो वर्ल्ड वॉर II की ऐसी मैगजीन्स पढ़ने में बिताता जिसमें एट्रोसिटीज़ की डिटेल्स होती थी। यह आइसोलेशन इतना सिवियर था कि उसे भयानक ऑडिटरी हलूसिनेशंस और विस्पर्स सुनाई देने लगी। उसका दुख अब एक डेंजरस डिलूजनल ऑब्सेशन बन चुका था। और फिर आई वो टर्निंग पॉइंट, माँ की मौत के ठीक 18 महीने बाद। ये वो एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल ब्रेक था जब उसने पहली बार एक फावड़ा उठाया और मकबरे की तरफ गया। उसने एक फ्रेंटिक एक्सकवेशन में अपनी ही माँ की कब्र खोद डाली ताकि वो उनका सर वापस ला सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि छोटे शहर के लोग उसे सिर्फ एक शांत, थोड़ा अजीब सा हैंडीमैन मानते थे जिससे किसी को कोई खतरा नहीं था। लेकिन उसकी फोरेंसिक रियलिटी एक कैलकुलेटेड ग्रेव रॉबर और मर्डरर की थी, द बुचर ऑफ प्लेनफील्ड। ये दिखाता है कि कैसे स्मॉल टाउन कल्चरल वैल्यूज और रूरल सेफ्टी के इल्यूजन ने एक सिवियरली इल इंसान को पूरे 1 दशक तक सबकी आंखों के सामने अपने अपराध छुपाने की आज़ादी दे दी। किसी ने कभी उस पर शक ही नहीं किया। सेक्शन 4, क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड इंसैनिटी। अब चलते हैं मेडिकल और लीगल फाइंडिंग्स की तरफ। अरेस्ट होने के बाद जब उसे इंटेरोगेट किया गया तो पता है क्या हुआ? एक एप्पल पाई और चेडर चीज खाने के बाद उसने पूरा कन्फेशन दे दिया। जब मेडिकल एक्सपर्ट्स ने क्लिनिकल ब्रेकडाउन किया तो पता चला कि वो सिवियर स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था। ये वो मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने का तरीका पूरी तरह बदल देता है। ये उसके अनप्रोफाउंड हैलुसिनेशन से साफ था, जहां उसे लगता था कि उसकी डिसीज्ड माँ उससे लगातार बातें कर रही हैं। इसके साथ ही एक और डायग्नोसिस सामने आई, नेक्रोफिलिया। ये एक ऐसी पैराफिलिया है जिसमें डेड बॉडीज के प्रति एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। उसकी अपनी माँ के प्रति जो इंटेंस मटर्नल अटैचमेंट था वो इस कंडीशन में बदल चुका था, जिसकी वजह से उसने सिस्टमैटिकली 9 से ज्यादा बॉडीज को सेमेट्री से निकाल लिया था। उस मकाब्र स्किन सूट को बनाने के पीछे यही डायरेक्ट क्लिनिकल मोटिव था। अगर उसके लीगल सफ़र को देखें तो 1957 में अरेस्ट के बाद उसे ट्रायल के लिए अनफिट घोषित करके मेंटल असाइलम भेज दिया गया। 1958 में उसका वो हॉन्टिंग फार्म हाउस रहस्यमयी तरीके से जलकर राख हो गया। फिर 1968 में उसे ट्रायल के लायक तो माना गया, लेकिन इंसैनिटी डिफेंस के आधार पर नॉट गिल्टी करार दिया गया। 1950s के साइकियाट्रिक स्टैंडर्ड्स ने ये रिकॉग्नाइज किया कि उसमें मेंटल फिटनेस की कितनी कमी थी। आखिरकार 1984 में 70 साल की उम्र में मेंडोटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में उसकी मौत हो गई। सेक्शन 5, रीडिफाइनिंग द हॉरर जॉनरा। इस घटना का कल्चरल आफ्टरमैथ। मॉडर्न मीडिया और पॉप कल्चर का इस केस से एक अजीब सा ऑब्सेशन रहा है। साइको, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स, ये सभी आइकॉनिक हॉरर फिल्म्स इसी एक ट्रैजिक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ तक कि 2025 की अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज मॉन्स्टर भी इस बात का प्रूफ है कि ये ट्रू स्टोरी आज भी हॉलीवुड के लिए एक वेल ऑफ इंस्पिरेशन बनी हुई है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट और हॉलीवुड फिक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर है। फैक्ट ये है कि वो एक आइसोलेटेड, सिवियरली स्किज़ोफ्रेनिक ग्रेव रॉबर था जिसने 2 औरतों का मर्डर किया और एक पैथेटिक जिंदगी जी। पर हॉलीवुड ने क्या किया? उन्होंने इन कैरेक्टर्स को सेंसेशनलाइज करके प्योर मैलिस से भरे हाईली केपेबल सीरियल किलर्स में बदल दिया। उन्होंने रियल वर्ल्ड मेंटल इलनेस को कमर्शियल हॉरर ट्रोप्स में बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया। इस सब के बीच हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई, द विक्टिम्स, बर्नीस वार्डन और मैरी होगन। ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं थीं, ये एक छोटे से कम्युनिटी की अहम कड़ियाँ थीं। इनकी अनएक्सपेक्टेड मौत ने प्लेनफील्ड के पूरे समुदाय के सेंस ऑफ सेफ्टी को हमेशा के लिए शैटर कर दिया। ये विश्लेषण उनके ग्रीविंग परिवारों के लास्टिंग ट्रॉमा को ऑनर करने के लिए है। तो इस विश्लेषण के आखिर में हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्या हॉलीवुड में इस ट्रॉमा का कमर्शलाइजेशन उन विक्टिम्स की सच्ची याद को मिटा रहा है? और क्या हमारी सोसाइटी आज भी उन सिवियरली मेंटली इल लोगों को पहचानने और उनकी मदद करने में असफल हो रही है, जो बिल्कुल हमारे सामने रह रहे हैं? ये कहानी एक हिस्टोरिकल क्राइम और फॉरेंसिक फेलियर से कहीं बढ़कर एक डीपली साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है। इस पर थोड़ा डीपली सोचिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।